हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में उदाहरण 5 को हल करेंगे, जो कि लिखा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अर्थात ये प्रश्न हमें इस पर विचार करने के लिए कहता है कि जैसे मान लो ये प्रश्न में दिया है कि इस पर विचार कीजिए, 4 की पावर n पर विचार कीजिए, और विचार भी हमें क्या करना है, वो ये है कि इस n के जगह पे, इस n के स्थान पे यदि हम कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, ठीक है, फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व की गई जो संख्या में प्राप्त होगा तो क्या वो शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, या कहें कि क्या उसका इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं। हम पुनः बोलते हैं कि यहाँ पे हमें इस प्रश्न में ये चेक करना है कि n का ऐसा कोई मान है जिसके लिए हम यहाँ पे यदि n का मान रखें, फिर इसे हम जब सॉल्व करें तो वो शून्य पर समाप्त हो, अर्थात जो संख्या में प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई स्थान क्या हो, शून्य हो। देखिए, जैसे मान लो हम इस n के जगह पे प्राकृत संख्या 1 लेते हैं, ठीक है ना। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये तो इकाई अंक है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं है, है ना। तो यहाँ पे तो आपने देखा 1 रखकर तो शून्य पर समाप्त नहीं हुआ। ऐसे ही आप 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं रख सकते हैं, सभी धनात्मक, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राकृत संख्या रखना है। और प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि 1 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं, है ना। तो इस n के जगह पे आप कोई भी प्राकृत संख्या रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि n का क्या ऐसा कोई मान है जिसके लिए जो संख्या प्राप्त हो यहाँ पे रखने से, हल करने के बाद, जिसका इकाई अंक क्या हो, शून्य पर समाप्त हो। जैसे यदि हम n का मान हम 2 रखते हैं तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 चौको 16, ठीक है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका भी जो इकाई स्थान हो शून्य पर समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम यदि 4 की पावर 3 लेते हैं, अर्थात कि n का मान 3 यदि हम लेकर देखें तो ये हमें प्राप्त होगा 64, ठीक ना। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हुआ है। यदि हम 4 की पावर 4 लेकर देखें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 256। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका भी इकाई अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि जब हमने n का मान 4 रखा, फिर उसे हम सॉल्व किया, तो भी हमें जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे जब आप इनको ध्यान से देखते हो तो हम एक निष्कर्ष निकालते हैं यहाँ से कि जब हमने यहाँ पे n का मान 1 रखा तो हमें 4 मिला, फिर जब हमने 2 रखा तो 6 मिला, जब हमने n का मान 3 रखा तो 4 मिला, फिर जब हमने n का मान 4 रखा तो संख्या का इकाई अंक क्या मिला, 6 मिला। तो यहाँ से एक क्रम प्राप्त होता है 4 6 4 6, अर्थात कि यदि हम 4 की पावर यहाँ पे 5 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इकाई अंक संख्या का 4 मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से एक क्रम बना है। पहले 4 मिला, फिर 6 मिला, 4 मिला, फिर 6 मिला, फिर 4, फिर 6, ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो हुई एक विधि समझने के लिए। अब हम दूसरी विधि से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक शून्य है, अर्थात कि वो संख्या शून्य पर समाप्त है, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 बातें हासिल करेंगे जिसे आपको ध्यान से समझना है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे एक बात कहने वाले हैं कि यदि ऐसा कोई संख्या है
जिसका इकाई अंक शून्य हो या फिर वो संख्या शून्य पर समाप्त हो, है ना। तो उस प्रकार के संख्या या वो संख्या, ठीक ना, 5 से पूरी तरह से विभाज्य होते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में? हम ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा कोई संख्या है जिसका इकाई अंक शून्य हो, है ना, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, अर्थात कि उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। तो ये पहली बात हुई कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य है तो वह 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात ये वही कि यदि कोई संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक शून्य है, तो जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या, जब हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या जो है एक 5 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि इसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त है, तो हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से आएगा 2 से हम इसको पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसे अब हम कर सकते हैं 5 हम 25, ठीक ना। अब देखिए कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 आया, तो हमने यही बोला। दूसरी बात यही है कि यदि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 होगा ही, ठीक ना। क्या होगा, एक गुणनखंड 5 होगा। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के, ये जो क्वेश्चन है इस पर, कि जैसे मान लो ये लिखा है 4 की पावर n, तो हम इस 4 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो देखते हैं कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है। तो आप 4 का जब गुणनखंडन करेंगे तो ये जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है ना। और आपने जाना है यहाँ पे कि 5 होना ज़रूरी है यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होता है तो, है ना। या फिर यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो, हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और ये जो पावर n है उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n, क्योंकि घातों का गुणा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब इसको ध्यान से समझना, ये जो 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि इस 4 का ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक ना। और इस 2 की पावर n का मतलब क्या है, इस 2 की पावर n का मतलब ये है कि n के जगह पे आप कोई भी मान रख दो। जैसे मान लो अगर 10 रखते हो तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, क्या, यदि n के बराबर आप 10 लेते हो तो फिर उसको 2 से गुणा करोगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और हम तब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 20। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि आप इस 2 को 20 बार ऐसे लिख सकते हो। कितने बार, 20 बार। तो आप ये बताइए कि जब हम इसको ऐसे आपस में 20 बार या फिर कितने भी बार, 100 बार, लाख बार, अनंत बार 2 2 2 से गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा गुणा करने से, क्या उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, ठीक ना। क्या नहीं है, 5। और आपने अभी जाना है कि जिस संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है उसके गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 5 है नहीं, तो कैसे आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक आपने थोड़ी देर पहले जो बेसिक कंसेप्ट समझे हैं उसी के आधार पर हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार पहले हम पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है, तो अधिक समझ में आएगा जब हम इसे हल करेंगे। ये लिखा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यदि n का कोई ऐसा मान है भी जो शून्य पर समाप्त होता है,
तो आप समझ ही सकते हो, देखिएगा हम जब लिखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। हम लिखेंगे हल में, यदि n के किसी मान के लिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है ना। अभी आप थोड़ी देर पहले जो समझा था उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। एक बार हम इसको पढ़ते हैं तो आप समझ जाएंगे आप। जैसे लिखा है, यदि n के किसी मान के लिए, है ना, मतलब कि n का कोई मान ऐसा है, मान लेते हैं कि जब हम यहाँ पे रख के उसको हल करते हैं तो शून्य पर समाप्त होता है ना। तो यही लिखा कि यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, है ना, मान लीजिए कि समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्य क्यों होगी? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा था कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होता है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होता है ना। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है ना कि n के किसी मान के लिए ये शून्य पर समाप्त होते हैं। तो यदि ये शून्य पर समाप्त हो जाते हैं तो 5 से विभाज्य होगा ना। तो यही तो लिखा है कि यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, है ना। अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा, है ना। वहाँ पे आपने ये भी देखा था कि यदि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 होती है, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होता है। ठीक ना। तो उन्हीं कंसेप्ट से हमने यहाँ पे इसको इतना लिख दिया है। ठीक है ना। लेकिन क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 की पावर n, या फिर हम इसे लिख देंगे 2 की पावर n, अर्थात 2 की पावर 2n। ठीक ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 है ना, अर्थात कि 5 नहीं है। ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि यहाँ 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 है ना। तो यही लिखेंगे। तो लिखते हैं कि यहाँ 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 है। ठीक ना। तो अभाज्य संख्या केवल क्या है? 2 है। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि यदि हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और जो भी अभाज्य संख्याएं वहाँ पे मिलता है तो फिर उसके अलावा उस संख्या का कोई भी अभाज्य गुणनखंड होगा भी नहीं। और ये क्या कहता है? हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है ना। अर्थात अब इसका केवल मतलब 4 की पावर n का केवल एक गुणनखंड 2 होगा, है ना। अर्थात कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 ही आएगा, है ना। इसके अतिरिक्त और कोई भी संख्या नहीं आ सकती है। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, तो अंकगणित की आधारभूत
प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड, मतलब ये जो मिला हमको गुणनखंड है ना, ये गुणनखंड अद्वितीय है, मतलब केवल और केवल एक है ना, यही होगा, इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है ना। तो ये गुणनखंड अद्वितीय है, ठीक ना। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। ठीक ना, आप इतना समझ गए होंगे कि जब ये गुणनखंड अद्वितीय है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, तो इसके गुणनखंड में जो है 5 नहीं आ सकती है ना। तो यहाँ से यदि 5 नहीं आएगी तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो अतः हम करके लिखेंगे, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं जिसके लिए चार की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, ठीक है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसे पुनः देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मान लिया कि यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होता भी है ना, तो वह 5 से विभाज्य होगी, ठीक ना, क्योंकि जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसका एक गुणनखंड 5 होता है और वो 5 से विभाज्य भी होता है ना। तो यही लिखा है, यदि n के किसी मान के लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात उसका एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। लेकिन हम 4 की पावर n को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2 है ना। तो यही लिखा कि यहाँ 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता, और किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए या किसी भी संख्या में शून्य होने के लिए उसमें एक गुणनखंड 5 होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है, इसलिए हम यहाँ पे कह दिए हैं कि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती है, ठीक ना, क्योंकि ये अद्वितीय हो गया तो संख्या 5 नहीं आ सकती है ना। तो जब संख्या 5 नहीं आ सकती है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अर्थात कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो अब आप इस उदाहरण 5 के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिएगा और 1-2 बार इसे आप हल करिए, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।